तो चैप्टर का नाम है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एंड इम्प्रूवमेंट टूल्स। इसमें सबसे पहले है बैलेंस स्कोर कार्ड। बैलेंस स्कोर कार्ड क्या होता है? इसमें एक्चुअली लिखा रहता है सारा फिनेंशियल और नॉन फिनेंशियल मेजर एक कंपनी का। किस चीज का मेजर? कंपनी का सक्सेस मेजर करना पड़ता है कि कंपनी, जैसे एक स्टूडेंट का स्कोर कार्ड क्या कहता है, रिजल्ट क्या कहता है कि वो कितना सक्सेस किया है, या उसका अगर सक्सेस नहीं किया है, 100% रिजल्ट नहीं आया है, तो किस फैक्टर, किस सब्जेक्ट की वजह से नहीं आया है। अगर उसका 5 सब्जेक्ट्स है, अकाउंट्स, टैक्स, कॉस्ट, इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स, तो उसका स्कोर कार्ड बताता है कि उसका टैक्स और कॉस्ट खराब है, बाकी 3 सब्जेक्ट उसका सही चल रहा है। तो वहां पे हम लोगों को सिर्फ 2 सब्जेक्ट में फोकस करके उन 2 को ठीक करना है। वैसे ही कंपनी का बैलेंस स्कोर कार्ड होता है। बैलेंस स्कोर कार्ड कंपनी के परफॉर्मेंस को मेजर करता है कि कितना कंपनी सक्सेस कर रहा है और सक्सेस करने का फैक्टर क्या है। जैसे वहां पर सब्जेक्ट होता है, यहाँ पर फैक्टर होता है। क्या क्या रीजन है? कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, जितना भी हम लोग रेशियो ये सब निकालते हैं, ये फिनेंशियल है। नॉन फिनेंशियल है, आफ्टर सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस कंपनी कैसा देता है, कंपनी का स्ट्रैटेजी कैसा है, कंपनी के बिहेवियर कैसा है एम्प्लॉय के टुवर्ड्स, वर्किंग कंडीशन कैसा है, ये सारा नॉन फिनेंशियल मेजर्स है। तो यहाँ पर बैलेंस स्कोर कार्ड का सिंपली यही मतलब होता है कि जो कंपनी के परफॉर्मेंस को एसेस कर सके कि उसका सक्सेस फैक्टर्स क्या है, एकदम रिजल्ट जैसा। तो व्हाट आर द पर्सपेक्टिव ऑफ बैलेंस स्कोर कार्ड? पर्सपेक्टिव क्या है? मतलब क्या 4 चीज हम लोग देखते हैं। पहला, फिनेंशियल चीज। द पर्सपेक्टिव इज कंसर्न फॉर प्रॉफिट ऑफ द एंटरप्राइज। तो सबसे पहला चीज हम लोग क्या देखेंगे, कंपनी का प्रॉफिट का क्या हाल है। यहाँ पे क्या क्या देखेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, आरओआई मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रेसिडुअल इनकम। रेसिडुअल इनकम होता है टैक्स देने के बाद जो प्रॉफिट बचता है, उसको रेसिडुअल इनकम कहते हैं। ये सारे का हाल देखना इज बैलेंस स्कोर कार्ड। फिर कस्टमर के टूवर्ड्स, जो नॉन फिनेंशियल मेजर्स था, उसमें कस्टमर, इट फोकस ऑन टू प्रोवाइड क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे बहुत सारा कंपनी बहुत सेल करता है पर क्वालिटी नहीं होता है, तो ये देखना कि उसका गुड्स का क्वालिटी कैसा है, डिलीवरी टाइम पे करता है या नहीं, कस्टमर सर्विस कैसा है, कस्टमर सेटिस्फाइड है या नहीं, कस्टमर लॉयल्टी है या नहीं। कस्टमर लॉयल्टी होता है, हम एक बार इस कंपनी का सामान खरीदे हैं तो हर बार इसी का खरीदेंगे। अगर 2-4 रुपया प्राइस बढ़ भी जाता है, फिर भी इसी कंपनी का सामान खरीदेंगे, वो होता है कस्टमर लॉयल्टी। तो इट इंक्लूड मार्केट शेयर, कस्टमर रिटेंशन। कस्टमर रिटेंशन का मतलब होता है कंपनी कितना कस्टमर रिटेन करके रख पाता है, मतलब पकड़ कर रख पाता है। न्यू कस्टमर एक्विजिशन, नए कितने कस्टमर हर बार आते हैं। इंटरनल बिजनेस प्रोसेस, बिजनेस का इंटरनल हाल कैसा है, मतलब जिससे वो फिनेंशियल सक्सेस मेजर करेगा। इनोवेशन प्रोसेस, कितना जल्दी वो, जैसे एप्पल में, सैमसंग में बहुत जल्दी इनोवेशन प्रोसेस रहता है। कुछ भी चीज मार्केट में अगर न्यू इनोवेशन आइडिया आता है, ये लोग अपने फोन में सबसे पहले डालते हैं। तो ये है इनोवेशन प्रोसेस अच्छा करना। पोस्ट सर्विस सेल्स प्रोसेस, सेल कर लिए हैं उसके बाद भी ये लोग कितना सारा बेनिफिट देता है कि आपका सेल पे 2 साल का वारंटी रहेगा, इस बीच अगर आपका फोन नहीं बन पाता है तो पूरा रिप्लेस कर देंगे। इस तरीके का सर्विस देता है या नहीं। टाइमली डिलीवरी प्रोसेस, ये सारा है इंटरनल बिजनेस प्रोसेस। फिर है लर्निंग एंड ग्रोथ। द पर्सपेक्टिव लुक्स एट द एबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज कैसे हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम का क्वालिटी कैसा है, मतलब अंदर टेक्नोलॉजी कैसा है कंपनी में। टू अचीव आवर विजन, हाउ वी विल सस्टेन आवर एबिलिटी टू चेंज एंड इम्प्रूव, इट इंक्लूड दिस ऑब्जेक्ट। इट ऑल्सो इंक्लूड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो इसका 4 पर्सपेक्टिव है, मतलब बैलेंस स्कोर कार्ड का 4 फैक्टर है, 4 चीज से हम लोग, मतलब समझो 4 सब्जेक्ट है। ठीक है। इसके बाद है व्हाट आर द स्टेप्स इन डेवलपिंग बैलेंस स्कोर कार्ड। ये दिसंबर 2018 में 5 मार्क्स का पूछा है। अब स्टेप क्या है बैलेंस स्कोर कार्ड का, हम लोग क्या स्टेप लेते हैं एक बैलेंस स्कोर कार्ड बनाने के लिए। जैसे एक रिजल्ट बनाने के लिए हम लोग क्या स्टेप लेते हैं, पहले सारे मार्क्स को एक रजिस्टर में लिखते हैं, फिर उसको
फिर एक रिजल्ट लेते हैं, रिजल्ट में सारे स्टूडेंट का हम लोग इंडिविजुअल रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं। तो ये उसका स्टेप है, कैसे रिजल्ट बनाते हैं। तो बैलेंस स्कोर कार्ड कैसे प्रिपेयर करते हैं? आइडेंटिफाई द की आउटकम टू द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। पहले देखते हैं कंपनी ने इस बार क्या क्या सक्सेस किया है, न क्या क्या अच्छा रिजल्ट आया है। आइडेंटिफाई द प्रोसेस दैट लीड्स टू दीज आउटकम। फिर देखते हैं किस वजह से ये अच्छा आउटकम आया है, ये जो अच्छा रिजल्ट हुआ है ये किस वजह से हुआ है। फिर डेवलप की परफॉर्मेंस इंडिकेटर फॉर दीज प्रोसेस। फिर क्या क्या इंडिकेटर है, मतलब हमको क्यों लगता है, जैसे सोचो हम बोल रहे हैं सक्सेस क्या है, मेरा कस्टमर इंक्रीज हो गया, इस साल मेरा 1000 न्यू कस्टमर आया है, तो ये अच्छा बात है, मेरे कंपनी का कस्टमर बढ़ता है। अब हम टू में देख रहे हैं क्यों कस्टमर बढ़ा है, क्योंकि हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग पोस्ट सेल सर्विस अच्छा देते हैं। हम लोग ही सिर्फ ऐसे हैं जो बोलते हैं कि अगर 2 साल के अंदर आपके फोन को कुछ भी हुआ तो हम लोग आपको पूरा रिप्लेस करके न्यू फोन देंगे, मतलब गारंटी है ये फोन 2 साल तक तो खराब नहीं होगा। तो ये जो हम लोग देते हैं ना गारंटी, इसकी वजह से कस्टमर बढ़ गया। ठीक है। तीसरे में बोल रहा है डेवलप बाय की इंडिकेटर्स फॉर दीज प्रोसेस। तो अब इसका इंडिकेटर क्या है, कैसे हम लोग को लगता है कि 1000 कस्टमर बढ़ गया, हम लोग डेटा निकाले होंगे। डेवलप रिलायबल डेटा कैप्चर एंड मेजरमेंट सिस्टम। तो इसके लिए हम लोग को अच्छा डेटा कैप्चर करना होगा, अच्छा डेटा बनाना होगा, रिलायबल डेटा, जिससे सच में पता चल रहा है कि 1000 कस्टमर न्यू कस्टमर आए हैं जो कभी सैमसंग का प्रोडक्ट नहीं खरीदता था, फर्स्ट टाइम सैमसंग का प्रोडक्ट खरीदा है। तो वैसा enact improvement program for reporting these to the relevant managers and staff। अब हम लोग को ये वर्ल्ड वाइड या इंडिया के अंदर ही सारे मैनेजर सारे स्टाफ को बोलना है, या चलो एक सिटी में ही पूरा कोलकाता में ये बात बोलना है। तो ये एक अच्छे से रिपोर्ट करना होगा, एक मैकेनिज्म बनाना होगा जिससे सारे मैनेजर सारे स्टाफ को ये बात पता चल जाए। फिर बोल रहा है enact improvement programs to ensure that performance improves। अब हम लोग इसके ऊपर एक प्रोग्राम करेंगे जिससे बताएंगे, एक इंटर्न्स का मीटिंग रख लेंगे या एक प्रोग्राम हेल्ड कर लेंगे जिसमें सबको बताएंगे कि परफॉर्मेंस एनहांस हुआ है। जैसे हर कंपनी साल में एक बार एनुअल फंक्शन बोलकर रखता है जिसमें वो सबको बताता है कि इम्प्रूवमेंट हुआ है। इस तरह बैलेंस स्कोर कार्ड तैयार होता है। फायदा क्या है बैलेंस स्कोर कार्ड का, क्यों बनाने बैठते हैं बैलेंस स्कोर कार्ड? ये एक लॉन्ग टर्म मेजर है, हमको पता चलता है इट इज बेस्ड ऑन लॉन्ग टर्म मेजर, मतलब ये बिजनेस को जब काफी टाइम हो जाए ये तब बनाया जाता है, शॉर्ट बिजनेस में ये नहीं बनाया जाता है। दूसरा, इट कैन कम्युनिकेट कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी टू द फंक्शनल हेड टू डेवलप देयर ओन गोल्स। इस तरह फिनेंशियल हेड क्या होता है, सारा अलग अलग हेड, मतलब प्रोडक्शन हेड, सेल्स हेड, हेड मीन्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को पता चलता है, सेल्स डिपार्टमेंट को पता चलता है, फिर रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट को पता चलता है। तो सारे फंक्शनल हेड को इंडिविजुअली सारे हेड को पता चलता है उन लोगों का गोल क्या है। मतलब अगर प्रोडक्शन बढ़ा है ये सबको बताएंगे तो क्या होगा, रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट ज्यादा रॉ मटेरियल इस साल खरीद के रखिएगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पहले से रेडी रहेगा कि हम लोग को इस साल प्रोडक्शन इंक्रीज करना है। तो इस तरह सभी लोग अपना न्यू गोल बना पाएंगे। इट कैन असिस्ट स्टेक होल्डर्स इन इवेल्युएटिंग द फर्म। स्टेक होल्डर को पता चल जाता है फर्म का क्या वैल्यू तैयार हो रहा है। It helps in focusing the whole organization. It helps in clarifying and updating budget. It helps in identifying strategic initiatives. It helps in conducting periodic performance. पीरियोडिक परफॉर्मेंस पता चलता है, मतलब हम लोग सोचो क्वार्टरली ये करते हैं तो हर 3 महीने में हम लोग को पता चलता है कंपनी का क्या हाल है। ठीक है। इसके बाद हम लोग को बोल रहा है लिमिटेशंस क्या है। लिमिटेशंस और बेनिफिट दोनों ही दो दिसंबर 2018 में आया है, ये 2 मार्क्स का और ये भी 2 मार्क्स का। हम बहुत लिखवा दिए हैं क्योंकि 2 मार्क्स का आए और इस तरीके का एक एक लाइन वाला है तो कम से कम 4 लिखना, और ज्यादा मार्क्स का आएगा तब ज्यादा पॉइंट लिखना। ये भी हम लोग का 2 मार्क्स का आया है।
तो इसमें 4 ही पॉइंट हम लिखवाए हैं। देयर इज नो क्लोज रिलेशनशिप, इसको लिमिटेशंस को 4S ऑफ लिमिटेशन भी कहते हैं। तो बहुत बार पूछ सकता है 4S ऑफ लिमिटेशन क्या है बैलेंस स्कोर कार्ड का, तब भी यही लिखेंगे। सिंपली लिमिटेशन पूछेगा तब भी यही लिखेंगे। तो वो लिमिटेशन क्या है, क्या बुराई है? देयर इज नो क्लियर रिलेशन बिटवीन बैलेंस स्कोर कार्ड एंड शेयर होल्डर वैल्यू। बैलेंस स्कोर कार्ड का और शेयर होल्डर के वैल्यू का कोई रिलेशनशिप नहीं है। इट डज नॉट लीड टू अ समरी ऑफ कंट्रोल, ये हम लोग किसी भी चीज को कंट्रोल करने में हेल्प नहीं करता है, जो है वो दिखाता है। ये समझो एक मिरर है, बिजनेस का, कंपनी का जो हाल है ये बस वही दिखा सकता है, वो चीज ठीक कैसे करे ये नहीं बता पाता है। बैलेंस स्कोर कार्ड पढ़कर सिर्फ ये समझ में आता है इस स्टूडेंट का साल भर परफॉर्मेंस कैसा रहा। हाँ, पीरियोडिक परफॉर्मेंस होता है, हम लोग 3 महीने के बाद एक रिजल्ट निकालते हैं जिससे पता चलता है बच्चे ने कैसा परफॉर्म किया है। फिर हाफ ईयरली का रिजल्ट निकलता है जिससे पता चलता है उसने पूरा 6 महीना क्या परफॉर्म किया है। तो रिजल्ट से सिर्फ यही पता चलता है कि वो परफॉर्म कैसा कर रहा है, उसको देख के हम लोग स्ट्रैटेजी कर सकते हैं, उसको देख के प्लानिंग कर सकते हैं। पर बैलेंस स्कोर कार्ड में ये लिखा नहीं होता है कि कैसे ठीक करें, ये तो अलग से सोचना पड़ता है। तो बैलेंस स्कोर कार्ड कंट्रोल के बारे में कोई समरी नहीं देता। द मेजर मे गिव कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल एंड कंफ्यूज मैनेजमेंट। जैसे बहुत बार हम लोग रिजल्ट देख के भी नहीं समझ पाते हैं कि इस बच्चे ने कम मार्क्स कैसे स्कोर किया। जैसे रिजल्ट हाथ में आ जाता है, बच्चे का 60% आया, बट उसके पेरेंट्स खुद ही कंफ्यूज रहते हैं कि इसका 60% कैसे आया, इसका तो सब कुछ ही ठीक है, तो इम्प्रूव क्या करें। तो वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं पेरेंट्स। तो वैसे कंपनी में बहुत बार सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ प्लानिंग के अकॉर्डिंग चल रहा है, फिर भी हम लोग देखते हैं कि बैलेंस स्कोर कार्ड खराब है। तो वहां पे क्वेश्चन उठता है कि बैलेंस स्कोर कार्ड खराब कैसे है। तो ये हम लोग को थोड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग रिजल्ट देता है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है इट इन्वॉल्व सब्सटेंशियल शिफ्ट इन कॉर्पोरेट कल्चर। यहाँ पे एक सब्सटेंशियल शिफ्ट होता है। सब्सटेंशियल शिफ्ट मतलब मतलब एक बेसिक चेंजेस आता है। इसके बाद बोल रहा है व्हाट इज बेंचमार्किंग। देखो, बेंचमार्किंग एक बहुत कॉमन वर्ड है। बेंचमार्क बनाना होता है, हम लोग कोई गोल समझो सेटअप करते हैं। जैसे हम लोग एग्जाम देने के पहले अपना बेंचमार्क सेट करते हैं कि 80% स्कोर करना होगा, ये मेरा बेंचमार्क होता है जो हम सोचते हैं कि हमको अचीव करना है। तो उसके लिए हम लगातार ट्राई करना होगा। अगर आज हम बेंचमार्क बना लिए कि मेरे को 80% लाना है, तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मेरे को कंटिन्यूअसली ये काम के लिए लगे रहना होगा। तो ये क्वेश्चन दिसंबर 2017 में भी आया है, जून 2017 में भी आया है, एक बार 3 मार्क्स का, एक बार 2 मार्क्स का। तो इसमें पूछा है बेंचमार्किंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस फॉर इम्प्रूवमेंट which compares the actual result with established target। तो बेंच मार्क बनाया जाता है, बेंच मार्किंग किया जाता है। बेंच मार्किंग होता है उसको अचीव करने के लिए जो हम लोग कंटिन्यूअसली प्रोसेस करते हैं। तो बेंच मार्क बना लिए 80% स्कोर करना है, तो उसके लिए बेंच मार्किंग करना होगा। बेंच मार्किंग है, हम लगातार उसके लिए पढ़ाई करना शुरू कर देंगे। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्चुअल रिजल्ट को अपना एस्टैब्लिश्ड टारगेट से कंपेयर करेंगे। मेरा एस्टैब्लिश टारगेट था हमको 80% स्कोर करना है, और मेरा एक्चुअल रिजल्ट सोचा हुआ 82%। तो ये हम कंपेयर किए कि मेरा जितना सोचे थे उससे भी 2% ज्यादा आया। दिस प्रैक्टिस ऑफ सेटिंग टारगेट यूजिंग एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन इज नोन एज बेंचमार्किंग। तो ये जो हम टारगेट सेट करते हैं एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन के हिसाब से, इसको कहते हैं बेंचमार्किंग। एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन पढ़ाई में नहीं होता, बट कंपनी के केस में होता है। अगर सोचो एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन पता चला है कि एप्पल का फोन कोई खरीद नहीं रहा है क्योंकि काफी एक्सपेंसिव हो जा रहा है, अब जो मॉडल निकल रहा है वो 1 लाख को भी क्रॉस कर जा रहा है। तो सैमसंग क्या करेगा, वही फीचर उससे थोड़ा कम प्राइस में मैनेज करेगा अपने फोन में, अप्रोक्स 90,000 में दे देगा। तो एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन क्या है, एप्पल का प्रोडक्ट अब कोई खरीद नहीं पा रहा है क्योंकि वो 1 लाख से भी ज्यादा कर दे रहा है।
तो खरीद तो रहे हैं लोग, पर जितने खरीदते थे वो कस्टमर्स भी अब नहीं खरीद रहे हैं। तो वो कस्टमर डेफिनेटली दूसरे ब्रांड में जाने का सोचेंगे, तो सैमसंग उसको उस कस्टमर को एक्वायर करने का सोचेगा। तो यहाँ वो एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन से अपना टारगेट सेट कर रहा है कि जरूर उसका खुद का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा क्योंकि एप्पल का प्रोडक्शन गिर रहा है। तो बेसिकली इसको कहते हैं बेंचमार्किंग। कितने टाइप का बेंचमार्किंग होता है? 6 तरीके का बेंचमार्किंग होता है। मतलब बेंचमार्किंग मतलब हम कुछ एस्टैब्लिश करते हैं, उससे एक्चुअल रिजल्ट होता है, दोनों को कंपेयर करते हैं। तो पहला होता है प्रोडक्ट बेंचमार्किंग। इसको रिवर्स इंजीनियरिंग बेंचमार्किंग भी कहते हैं, याद रहे, रिवर्स इंजीनियरिंग बेंचमार्किंग भी कहते हैं। इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इम्प्रूवमेंट। सबसे पहले कंपनी को किसमें इम्प्रूवमेंट करना है? उसके प्रोडक्ट में। बाकी आफ्टर सेल सर्विस, पोस्ट सेल सर्विस सब समझ में आता है, पर सबसे पहले जरूरी है वो अच्छा सामान बेचे। तो सबसे पहले उसको क्या बेंचमार्क सेट करना है कि हमको अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाना है। तो सबसे पहले उसको यहाँ पे इम्प्रूवमेंट लाना है। एवरी ऑर्गेनाइजेशन बाय इट्स राइवल्स प्रोडक्ट टू फाइंड आउट हाउ द फीचर्स कंपेयर विथ इट्स प्रोडक्ट। सारे ही कंपनी क्या करता है, अपने राइवल का प्रोडक्ट खरीदता है, यूज करता है और देखता है उसके प्रोडक्ट में क्या चीज है, अच्छाई है तो क्या है, बुराई है तो क्या है। जैसे अगर सोचो कि कोई कार यूज कर रहा है, मारुति देख रहा है होंडा का कार खरीद कर कि क्या है, तो राइवल की कार को खरीदना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। उसके कार में जो जो अच्छाई है वो अपने कार में डालने का सोचेगा, और जो उसके कार में बुराई है होंडा में, मारुति अपने कार में वो सब अच्छा करने का सोचेगा। तो बेसिकली इसलिए हमेशा प्रोडक्ट को हम लोग बेंचमार्क बनाते हैं, राइवल के प्रोडक्ट को बेंचमार्क बनाते हैं कि कम से कम इसके ऊपर रहना है मेरे को, ये जो प्रोडक्ट निकाला है हमको इसके ऊपर जाना है, ये वहां बेंचमार्क होता है। कॉम्पिटिटिव बेंचमार्क, इट इज नॉट प्रोडक्ट ओरिएंटेड, ये प्रोडक्ट से इसका लेना देना नहीं है। इट कंपेयर्स द प्रोसेस विद दोज ऑफ कॉम्पिटिटर। यहाँ पे वो अपने कॉम्पिटिटर के प्रोसेस से अच्छा प्रोसेस बनाना चाहता है, मार्केटिंग का अच्छा प्रोसेस, फिनेंस का अच्छा प्रोसेस, एचआर का अच्छा प्रोसेस, यहाँ पे प्रोसेस में वो आगे निकलना चाहता है। तो कॉम्पिटिटिव में याद रहे प्रोसेस का बेंचमार्क है। तो प्रोसेस बेंचमार्किंग क्या है? बहुत जन कंफ्यूज हो जाता है, ये लाइन देता है तो हम लोग आंख बंद करके उसको प्रोसेस बेंचमार्किंग में टिक दे देते हैं, बट ध्यान से देखो, it is the activity of measuring performance and functionality against organization through performance in excellent business process। तो याद रहे, यहाँ पे बात हो रहा है सप्लाई चेन मैनेजमेंट लाइक मुंबई डब्बा वाला। प्रोसेस बेंचमार्किंग क्या है? यहाँ पे हम लोग कॉम्पिटिटर्स के प्रोसेस से अपने प्रोसेस को अच्छा करना चाहते हैं, यहाँ पे अपने ही प्रोसेस को अच्छा करना चाहते हैं। यहाँ दूसरे का सर्विस कैसा है, दूसरे का प्रोसेस कैसा है, उससे हम अच्छा करना चाहते हैं। यहाँ पे हम अपना ही अच्छा करना चाहते हैं, दूसरे का हम देखे भी नहीं है। ये मुंबई डब्बा वाला बहुत फेमस सप्लाई चेन, ये वर्ल्ड का या शायद इंडिया का नंबर 1 सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, इसका इंडिया का नंबर 1 सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है, ये चैप्टर 1 में था। सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता है जो फ्लिपकार्ट कर रहा है, अमेजन कर रहा है, या फिर स्विगी, जोमेटो। जब भी हम लोग ऑनलाइन काम करते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट बनाना पड़ता है। ये क्या होता है, देखो हम लोग जब अमेजन में ऑर्डर देते हैं तो वेबसाइट पे जाते हैं, प्रोडक्ट चूज करते हैं, प्रोडक्ट चूज करने के बाद उसको कार्ट में डालते हैं, वहां से पेमेंट कर देते हैं, या फिर कैश ऑन डिलीवरी रहता है। जैसे ही हम लोग ये करते हैं तुरंत हम लोग को मैसेज आ जाता है कि आपका बुकिंग हो गया है, ऑर्डर प्लेस हो गया है। वो लोग तुरंत कुछ घंटे के बाद मतलब जैसे ऑर्डर प्लेस करते हैं डेज बता देता है, फिर कुछ घंटे के बाद से हम लोग को अपडेट करना शुरू कर देता है कि प्रोडक्ट निकल गया है, प्रोडक्ट पहुंचने वाला है, आज आपका प्रोडक्ट आ जाएगा। फिर जिस पर्सन को वो डिलीवर करने वाला है उसका नाम डिटेल सब आ जाता है। फिर वो पर्सन हम लोग को कॉल करता है, घर पे आके डिलीवर करके जाता है। दिस फुल प्रोसेस, दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ये पूरा ऑर्डर प्लेस करने से ऑर्डर डिलीवर करने तक, इनफैक्ट ऑर्डर डिलीवर करने के बाद भी सप्लाई चेन मैनेजमेंट खत्म नहीं होता है।
अगर तुमको वो प्रोडक्ट समझ में नहीं आया तो फिर तुम रिटर्न प्लेस करती हो। रिटर्न प्लेस करने के बाद फिर एक डेट आता है, फिर वो उसके लिए अपडेट करता है, फिर एक पर्सन आता है वो लेकर जाता है, इंस्पेक्शन के बाद फिर पैसा वापस आ जाता है। दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो ये तो सभी को करना पड़ेगा। पर बहुत सारा कंपनी है जिसके सप्लाई चेन मैनेजमेंट में लूप होल है। कैसे? बहुत सारे वेबसाइट्स में जाना, बोलेगा रिटर्न नहीं है, रिटर्न प्रोसेस नहीं है। रिटर्न नहीं है तो वो अच्छा एससीएम नहीं है। दूसरा, बोलता है रिटर्न है, आप इसे कोरियर में लगा दीजिए क्योंकि हमारे साइड से कोई नहीं है रिसीव करने वाला। तो ये अच्छा एससीएम नहीं है। फिर तुम्हारा बहुत सारा जगह लूप होल रहता है, जो टाइम बोल दिया उसी टाइम पे आएगा, अगर वो टाइम पे नहीं, हम अवेलेबल नहीं है तो मेरा कैंसिल कर देगा ऑर्डर। फिर बहुत जगह शिपिंग चार्जेस लगाता है, कितने का भी ऑर्डर कर लो। तो ये सारा सही एससीएम नहीं है, सभी में कुछ ना कुछ लूप होल है। पर मुंबई डब्बा वाला क्या है, सोचो तुम, अभी जैसे स्विगी जीनी निकला है वैसे ही मुंबई डब्बा वाला है। अगर हमको कुछ टिफिन बनाए हैं, खाना बनाए हैं, और वो हमको तुम्हारे घर ऑफिस में तुम्हारे घर पहुंचाना है, तो हम ये फैसिलिटी सिर्फ मुंबई में है। हम मुंबई डब्बा वाला को ऐप से बुक करेंगे, वो मेरे पास आएगा, जो टाइम ये लोग दिया है एग्जैक्टली उसी टाइम में आएगा। अगर 10:32 मेरा बुकिंग टाइम है तो एग्जैक्टली 10:32 में ही मेरे दरवाजे पे आ जाएगा। उसके बाद 2 मिनट के बाद इसका 2 मिनट्स वेटिंग टाइम है। अगर 2 मिनट ये सिर्फ रुकेगा, 2 मिनट में अगर हम इसके हाथ में डब्बा नहीं दिए तो ये चला जाएगा। तो ये बहुत पंक्चुअल है, इतना पंक्चुअल अभी तक अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्विगी, जोमेटो कोई भी नहीं है। तो इतना पंक्चुअलिटी की वजह से ही इसमें बाकी वो सब है जो सब में है, कुछ डिफरेंस नहीं है। एक ही डिफरेंस है, टाइम पंक्चुअलिटी। ये जिस लेवल पे पंक्चुअल है, इतना पंक्चुअल अभी तक कोई नहीं है। तो बेसिकली ये प्रोसेस बेंचमार्किंग है। वो लोग खुद खुद ही परफेक्ट बन रहा है, खुद ही। जैसे अगर हम 80% डिसाइड कर रहे हैं मेरा मार्क्स आएगा, तो हम दो तरीके से डिसाइड कर सकते हैं। पहला हम बोल सकते हैं वो फर्स्ट आती है उसका 90 आता है तो हम कम से कम 92 लाएंगे। ये है कॉम्पिटिटिव बेंचमार्किंग। अगर हम अपने आप ही उठकर बोलते हैं सुबह कि मेरे को 80% लाना है, दिस इज प्रोसेस बेंचमार्किंग। उसके बाद है इंटरनल बेंचमार्किंग। इट इज अ प्रोसेस विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन बाय कंपेयरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ सिमिलर बिजनेस यूनिट और बिजनेस प्रोसेस। इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें है बिजनेस अपने अंदर के ही सिमिलर बिजनेस यूनिट को और सिमिलर बिजनेस प्रोसेस को कंपेयर करता है। तो बेसिकली इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है, ये अंदर ही होता है ऑर्गेनाइजेशन के। मतलब बाकी जो कॉम्पिटिटिव बेंचमार्क था वो दूसरों के साथ कंपेयर करता था, ये दूसरों के साथ नहीं, अपने अंदर के ही बिजनेस यूनिट को कंपेयर करता है। जैसे रिलायंस पेट्रोलियम, रिलायंस टेलीकम्युनिकेशन आपस में देख रहा है कौन ज्यादा प्रॉफिटेबल है, किसका ज्यादा प्रोसेस अच्छा है। तो एक यूनिट दूसरे यूनिट को देख रहा है, परफॉर्मेंस को देख रहा है। स्ट्रैटेजिक बेंचमार्किंग, एक दूसरे के स्ट्रैटेजी को, एक दूसरे के गोल को benchmark banana. It helps to develop a vision of the changed organization. In this, there is a comparison of vision and mission against the competitor. Vision मतलब रिजल्ट, क्या हमको दिख रहा है, हम क्या अचीव करेंगे। मिशन मतलब गोल। ग्लोबल बेंचमार्किंग, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ स्ट्रेटेजिक बेंचमार्किंग। ये स्ट्रैटेजिक बेंचमार्किंग ही ग्लोबल बेंचमार्किंग है। पर डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हम सिर्फ गोल का कंपैरिजन करते हैं। वो अगर गोल बनाया है इतना तो मेरे को उससे ज्यादा का गोल बनाना है। पर ग्लोबल बेंचमार्किंग में क्या होता है, ये एक रियल केस है। फोर्ड कंपनी जो है यूएस का, वो बेंचमार्क किया था इट्स अकाउंटेबल फंक्शन विद दैट ऑफ मजाडा इन जापान। एक्चुअली जापान में कंपनी है मजाडा बोलकर, वो अकाउंट पेएबल मतलब अकाउंट पेएबल का डिपार्टमेंट होता है जिसमें हम लोग क्रेडिटर्स का हिसाब रखते हैं किसको कितना रुपया देना है। तो उस डिपार्टमेंट को अकाउंट्स पेएबल फंक्शन बोलते हैं। तो ये वहां पे सिर्फ 5 आदमी को रखकर अपना सारा अकाउंट्स पेबल का काम कराता था।
पर उसी सेम काम के लिए फोर्ड 500 आदमी को रखता था। तो ऑब्वियसली मजाडा जो है वो कम सैलरी पे करता होगा सिर्फ 5 लोगों को, और फोर्ड को उसी काम के लिए 500 लोगों को पे करना पड़ता है। तो प्रैक्टिकली इतना बड़ा कंपनी सिर्फ 5 आदमी को रखकर पूरा अकाउंट्स पेबल का फंक्शन करा लेता है। ये बहुत, उसका प्रोसेस बहुत अच्छा होगा। तो ये ग्लोबल बेंचमार्क बन चुका है। सब सोच रहे हैं कि कैसे वो 5 लोगों से ये पूरा, मतलब ये कोई छोटा कंपनी तो है नहीं जिससे 5 लोगों को रखकर वो पूरा पेबल का काम करा लेता है, बट वो कर रहा है। तो फोर्ड कंपनी जो यूएस का है वो इसको बेंचमार्क किया था, ये एक मैगजीन में आया था। वो बोला है कि मजाडा की तरह उसको भी वो जानना है कि 5 लोगों से ये कैसे होगा। तो प्रेजेंट में फोर्ड का 500 आदमी है एट प्रेजेंट, बट उसको ये अभी वो बेंचमार्क बना के रखा है मजाडा की तरह 5 लोगों को वो रख के काम कराएगा। बट कैसे, इसके लिए क्या प्रोसेस वो बनाया है ये पता नहीं है अभी। तो ये बेंचमार्क हुआ है। तो इससे हम लोगों का एमसीक्यू डेफिनेटली बहुत पूछेगा इस चैप्टर से। तो क्या क्वेश्चन है, द कंपोनेंट ऑफ श्रू हार्ट साइकिल और पीडीसीएआर। ये पूरा जानने का जरूरत नहीं है, हम लोग सिर्फ पीडीसीए का फुल फॉर्म जानेंगे, प्लान डू चेक एक्ट। पीडीसीए का बहुत सारा फुल फॉर्म देगा, याद रखना है, प्लान डू चेक एक्ट। दूसरा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, ओलैप। ओलैप के बारे में डिटेल में पीछे पढ़ेंगे, यहाँ पे भी छोड़ दो, बस इतना समझ लो ओलैप एक सॉफ्टवेयर है। तो इसमें कौन सा सच नहीं था, इट इज अ कैटेगरी ऑफ हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है, जिसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, उसको कहते हैं हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर होता है जो अंदर होता है कंप्यूटर के, जिसको छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। तो ओलैप एक सॉफ्टवेयर है। तो ये लाइन गलत था उसमें। द सिक्स सिग्मा DMAIC, इसको भी पूरा जानने का जरूरत नहीं है, सिर्फ ये सब का फुल फॉर्म याद करो। DMAIC का फुल फॉर्म है डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इंप्रूव, कंट्रोल। इसके जगह वो लोग डिफरेंट वर्ड्स यूज करेगा, हम लोग को करेक्ट नाम याद रखना है, डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इंप्रूव और कंट्रोल। फिर बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ बेंचमार्किंग। अभी हम लोग 6 तरीके का बेंचमार्किंग पढ़े, ब्रांड बेंचमार्किंग कोई भी बेंचमार्किंग नहीं है। डिस्कस द इंफॉर्मेशन टू बी रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मेंस मेजरमेंट अंडर BSc। बोल रहा है क्या परफॉर्मेंस से रिलेटेड मेरे को कैसा इंफॉर्मेशन का जरूरत है जिससे हम बैलेंस स्कोर कार्ड बना पाएंगे। जैसे अगर स्कूल में या कॉलेज में मेरा रिजल्ट बनता है तो उसको कैसा इंफॉर्मेशन चाहिए होता है, उसको सिर्फ चाहिए होता है स्टूडेंट के सब्जेक्ट का मार्क्स। उसको स्टूडेंट के नेचर से कोई मतलब नहीं है, स्टूडेंट के हार्ड वर्किंग होने से कोई मतलब नहीं है, स्टूडेंट कितना पंक्चुअल था क्लास में इससे कोई मतलब नहीं है। हम लोग का स्कोर कार्ड कैसे बनता है, सिर्फ उसको इंफॉर्मेशन चाहिए हम लोगों ने एग्जाम में कितना स्कोर किया है। तो कंपनी का बैलेंस स्कोर कार्ड बनाने के लिए, कंपनी का रिजल्ट बनाने के लिए उसको कैसा इंफॉर्मेशन चाहिए होता है। इसके बाद है, तो ये दिसंबर 2018 में 5 मार्क्स में पूछा था। द मेन टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द मैनेजर्स टू इम्प्लीमेंट द BSc टू परफॉर्मेंस मैनेजमेंट आर। किस तरीके का इंफॉर्मेशन चाहिए होता है, सबसे पहला कस्टमर्स पर्सपेक्टिव, जो अभी पीछे 4 पर्सपेक्टिव लिखे थे वही तो सेम है, चारों जो पीछे था वही लिख देंगे डिट्टो। पर ये सब भी लिख सकते हैं सेम डिट्टो, वो आंसर भी लिख सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों को मिला के भी लिख सकते हैं। 4 चीज जानना पड़ता है, वहां 4 फैक्टर बोला था, यहाँ 4 इंफॉर्मेशन बोला है, आंसर बिल्कुल सेम है जो पीछे लिखाए थे। फिर बोल रहा है बेंचमार्किंग किस पे फोकस करता है, ये जून 2018 में 2 मार्क्स का आया, बेस्ट प्रैक्टिस के ऊपर। ये एक सम है डू पॉइंट एनालिसिस के ऊपर। डू पॉइंट एनालिसिस क्या है ये बाद में पढ़ेंगे, इससे हम लोगों का सम्स पूछता है। डेफिनेटली डू पॉइंट एनालिसिस इवेलुएट करता है कि हम लोगों के कंपनी का हाल कैसा है। जैसे रेशियो एनालिसिस करते थे, रेशियो एनालिसिस में पता चलता था
प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो था, लिक्विडिटी रेशियो था, वहां अलग अलग चीज था, उससे हम लोग पता कर लेते थे कंपनी का हाल कैसा है। वैसे ही रेशियो एनालिसिस की तरह फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस था, जिसमें हम लोग कॉम्पेरेटिव बैलेंस शीट बना के पता कर लेते थे पिछले साल से अभी के साल का। वैसे ही डू पॉन्ट एनालिसिस है, इसमें भी अपना फॉर्मूला है, अपना रेशियो है। सम में हम लोग को दिया रहेगा नेट इनकम, रेवेन्यू, एसेट्स, इक्विटी। ये चार चीज हम लोग को दिया रहेगा हमेशा। हम लोग ये खुद निकालेंगे प्रॉफिट मार्जिन। ये चार चीज दिया हुआ रहेगा, प्रॉफिट मार्जिन हम लोग निकालेंगे, ये परसेंट में निकलता है। इसका फॉर्मूला है नेट इनकम बाई रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब सेल्स, इनकम मतलब इतना बेचे तो कितना सेल हुआ, तो ये सारा परसेंट में है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ये बढ़ा बढ़ा पर फिर गिर गया, तो हम इवेलुएट क्या किए, ड्रॉप इन प्रॉफिटेबिलिटी इन 15-16। 15-16 में ये गिर गया। फिर बोल रहा है खुद ही निकालना पड़ेगा। जब भी देखेंगे डू पॉइंट एनालिसिस, पता है पहले प्रॉफिट मार्जिन निकालेंगे, फिर असेट टर्नओवर। असेट टर्नओवर का फॉर्मूला है रेवेन्यू बाई एसेट। तो हम लोग का रेवेन्यू भी है और हम लोगों का एसेट भी है, दोनों को डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा। एसेट टर्नओवर हम लोगों का एफिशिएंसी को मेजर करता है, तो हम क्या देखें, ये सबसे कम है, तो लोअर एफिशिएंसी सिंस 12-13। 12-13 से ये गिरना शुरू कर दिया था। फिर निकालेंगे रिटर्न ऑन एसेट। रिटर्न ऑन एसेट का फॉर्मूला है एसेट टर्नओवर इनटू प्रॉफिट मार्जिन। तो एसेट टर्नओवर इज दिस, प्रॉफिट मार्जिन ये, दोनों को इंटू करेंगे तो ये आएगा। आरओए इससे बढ़ा फिर बढ़ा पर इसमें गिर गया, तो इवेल्युएशन क्या है, ड्रॉप इन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन 15-16। फिर हम लोग को बोल रहा है हम लोग इक्विटी मल्टीप्लायर निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला है एसेट बाई इक्विटी। तो वही एसेट भी पीछे था, इक्विटी भी पीछे था। इक्विटी मल्टीप्लायर लिवरेज कैलकुलेट करता है। लिवरेज का मतलब होता है रिस्क, किसमें हम लोग सबसे कम रिस्क लिए हैं, 15-16 में हम लोग सबसे कम रिस्क लिए हैं। लास्ट में निकालेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी। इसका फॉर्मूला है रिटर्न ऑन एसेट इनटू इक्विटी मल्टीप्लायर। इनटू होगा, मल्टीप्लाई होगा। रिटर्न ऑन एसेट भी हमारे पास है, इक्विटी मल्टीप्लायर भी है, दोनों को मल्टीप्लाई किए, तो ड्रॉप इन आरओई ड्यूरिंग 15-16 सबसे इसमें गिर गया, इससे बढ़ा बढ़ा फिर गिर गया। तो ये क्वेश्चन हम लोग का जून 2018 में 10 मार्क्स का दिया है। 10 मार्क्स के सम में हम लोग को पूरा पीएल दिया था, एक बैलेंस शीट दिया था जिसमें एसेट दिया था, लाइबिलिटी दिया था, और बोला था डू पॉइंट एनालिसिस करो, सिर्फ ये बोल के छोड़ दिया। तो हम लोग खुद ही टेबल स्टार्ट कर देंगे प्रॉफिट मार्जिन से। प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला था, पीछे था रेवेन्यू बाई इनकम बाई टोटल रेवेन्यू, पर इनकम को यहाँ पर पैट बोल रहा है, तो याद रहे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट ले लेंगे, और टोटल रेवेन्यू तो दिया हुआ था, तो इसको डिवाइड करके हम लोग दोनों का निकाल लिए। इवेलुएट कर लो, 2017 में इंक्रीज इन प्रॉफिटेबिलिटी हुआ है। फिर एसेट टर्नओवर भी खुद ही निकाल लेंगे, रेवेन्यू बाई एसेट। तो रेवेन्यू तो सम में दिया हुआ ही था, ये टोटल रेवेन्यू, और एसेट का टोटल दिया हुआ था, तो ये निकल गया हम लोग का एफिशिएंसी। एफिशिएंसी हम लोगों का गिर गया था 2017 में। उसके बाद हम लोग को दिया है, खुद ही निकालना पड़ेगा रिटर्न और एसेट। ये याद रखना है डू पॉइंट एनालिसिस का स्टेप क्या है। इसमें था एसेट टर्नओवर इनटू प्रॉफिट मार्जिन। एसेट टर्नओवर हम लोग का कैसे आएगा, एसेट टर्नओवर अभी हम लोग नीचे निकाल लिए थे, यहाँ पे एसेट टर्नओवर, तो ये वाला आंसर लिए, और प्रॉफिट मार्जिन भी हम लोग के पास था, दोनों को इंटू करके देखे, आरओए इंक्रीज हुआ है। उसके बाद इक्विटी मल्टीप्लायर निकाले, एसेट बाय इक्विटी। नेट वर्थ जो सम में दिया है उसी को इक्विटी कहते हैं, तो वो हम लोग निकाल लिए। लिवरेज इंक्रीज हुआ है, तो आरओई भी इंटू होगा, हम गलती से डिवाइड कर दिए थे, आरओए इंटू इक्विटी मल्टीप्लायर अगेन किए, तो इंक्रीज इन आरओई हुआ है। ठीक है, इवेल्युएशन करना ही होगा, इसके ऊपर मार्क्स होता है। फिर नेक्स्ट दिया है आइडेंटिफाई डिफिकल्टीज इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बेंचमार्किंग। ये दिसंबर 2017 में 3 मार्क्स का आया था। क्या क्या दिक्कत होता है बेंचमार्किंग करने में, पहला है टाइम कंज्यूमिंग है, डेफिनेटली रिजल्ट बनाना टाइम कंज्यूमिंग है।
दूसरा है लैक ऑफ मैनेजमेंट सपोर्ट। इसमें मैनेजमेंट तो सब डायरेक्ट मैनेजमेंट को तो बताते हैं हम लोग, मैनेजर और स्टाफ को, कि बैलेंस स्कोर कार्ड में क्या है। मैने मैनेजमेंट का डायरेक्ट कोई सपोर्ट नहीं है। कॉपी पेस्ट एटीट्यूड, हर साल सेम ही कंपनी करता है, ऐसा कोई बात नहीं है कि अलग अलग स्कोर कार्ड होता है। जिसका जैसा स्कोर, जो क्लास में फर्स्ट आ रहा होता है पता है हर साल यही फर्स्ट आएगा, और जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं हर बार पता ही है कि ये एवरेज स्टूडेंट ही है, और जो फेल करता है उसका पता ही है ये 3-4 सब्जेक्ट में फेल करेगा। बैलेंस स्कोर कार्ड मतलब रिजल्ट देने से कुछ नहीं होता है, जो फर्स्ट आ रहा है सेकंड आ रहा है सबका पोजीशन सेम ही रहता है। तो प्रैक्टिकली ये कॉपी पेस्ट एटीट्यूड है, हर साल सेम ही चीज होना है, हम लोग अपने सेटिस्फैक्शन के लिए सिर्फ बनाते हैं। MIS क्या होता है? MIS होता है हम लोगों का, और उसका ऑब्जेक्टिव, MIS इज अ सेट ऑफ प्रोसीड्योर डिजाइन्ड टू प्रोवाइड मैनेजर्स एट डिफरेंट लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन with information for decision making. It is a systematic process of providing relevant information in right time in right format. ये हम लोग कह सकते हैं, ये कंप्यूटर के अंदर होता है MIS। यहाँ पे बेसिकली हम लोग सारे इंफॉर्मेशन को एक डिजाइन की तरह रख के रखते हैं। जैसे कि आज हम लोग किसी बैंक में जाते हैं, जैसे ही अपना नाम बताते हैं और फोन नंबर बताते हैं, वो हम लोग का पूरा बायोडेटा खोल लेता है। तो ये जैसे कोई एग्जाम का फॉर्म भरते हैं, तो सिर्फ लॉगिन करना पड़ता है, जैसे ही हम लोग लॉगिन करते हैं पूरा फॉर्म हम लोग का खुल जाता है। तो वहां पे MIS है, वो कुछ ऐसे डिजाइन किया गया है कि वहां पर मैनेजमेंट भी हो जा रहा है, इंफॉर्मेशन भी है, और एक सिस्टम से हो रहा है। तो इसलिए इसको मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं, जहां पे सभी कुछ बहुत टेक्निकली बहुत सजा कर रिकॉर्ड किया हुआ रहता है, हम लोग को कोई एफर्ट नहीं होता है उसको ढूंढने में। फिर ऑब्जेक्टिव क्या है? MIS क्यों बनाते हैं हम लोग? टू प्रोवाइड द मैनेजर्स एट ऑल लेवल विथ एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, सबको सही इंफॉर्मेशन मिले, इसीलिए हम लोग MIS बनाते हैं कि इजिली मिल जाए। टू हाईलाइट द क्रिटिकल फैक्टर इन बिजनेस एक्टिविटी, to develop a systematic and regular process of communication within the organization, to use the tools and techniques available for decision making, to provide best service to customers, best service मिलेगा customer को, to gain competitive advantage, to provide information support for business planning for future. अब मेन चीज क्या है? SQC, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। इसके ऊपर पहला सम तो हम खुद दिए हैं, दूसरा तुम लोगों के बुक से है। सैंपल में हम लोगों के पास 10 सैंपल है, मीन दिया हुआ है, मतलब मीन मतलब एवरेज, ये एवरेज है। ये हम लोग का रेंज है, रेंज का मतलब होता है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, ये दिया हुआ है। सैंपल साइज है 5। सैंपल साइज मतलब सैंपल होता है, कोई चीज को अगर हम लोग को पता करना है कि वो चीज, जैसे अगर हम लोग को देखना है कि हम लोग एक बोल में राइस चढ़ाए गैस पे, एक कंटेनर में राइस चढ़ाए पकने के लिए। अब हम लोग को देखना है कि राइस पका है या नहीं पका है, तो डेफिनेटली सैंपल चेक करते हैं, उसमें से 2 या 3 पीस ऑफ राइस निकालते हैं, उसको प्रेस करके देखते हैं, अगर वो पक गया है तो कंसीडर कर देते हैं पूरा राइस पक गया होगा, और अगर वो 3 दाना नहीं पका है तो हम लोग मान लेते हैं पूरा राइस नहीं पका होगा। तो सैंपल के बेसिस पे पूरे पॉपुलेशन को हम लोग कंक्लूड कर देते हैं। तो सैंपल, तो हम लोग वहां पे कितना राइस निकाले? 3, तो सैंपल साइज क्या है? 3। यहाँ कितने चीज को चेक कर रहे हैं? 5 चीज को, तो सैंपल साइज है 5। कंट्रोल लिमिट फॉर मीन चार्ट, कंट्रोल लिमिट निकालना पड़ेगा। कंट्रोल लिमिट होता है अगर मेरे कंट्रोल लिमिट के अंदर वो अमाउंट है, मतलब प्रोसेस अंडर कंट्रोल है। अगर अपर कंट्रोल लिमिट के बाहर चला गया, जैसे हम लोग बोलते हैं कि अगर एग्जाम में 30 के नीचे आया तो स्टूडेंट फेल है, और अगर 90 के ऊपर चला गया तो उसको हम लोग प्रमोट कर देंगे, डबल प्रमोट कर देंगे, ठीक है। तो बेसिकली अच्छा, अगर ऐसे नहीं बोले, ऐसे बोले कि सोचो एक मशीन है, एक मशीन में मैक्सिमम
हम लोग प्रोडक्शन कर सकते हैं 100 पीस। 100 पीस से ज्यादा अगर एक दिन में करे तो वो मशीन स्लो काम करना शुरू कर देगा, वो खराब हो जाएगा। मतलब एक दिन में 100 से ज्यादा प्रोड्यूस कर देने से वो मशीन खराब हो जाएगा। बेचने के टाइम बोल दिया है 100 से ज्यादा पीस एक दिन में मत बनाइएगा। और अगर हम लोग 40 से भी नीचे बनाते हैं तो हम लोग का स्लो प्रोडक्शन है। तो मिनिमम और मैक्सिमम प्रोडक्शन डिसाइडेड है, बीच में सारा बनाएंगे तो ठीक है। तो ये जो 100 यूनिट दिया है वो अपर कंट्रोल लिमिट है, जो नीचे का लिमिट दिया है वो लोअर कंट्रोल लिमिट है। इसको यूसीएल कहते हैं, इसको एलसीएल कहते हैं, और कंट्रोल लिमिट को सेंट्रल लिमिट कहते हैं। इसको ग्रैंड मीन कहते हैं। ग्रैंड मीन, ग्रैंड मीन मतलब मीन का भी मीन। ये तो ऑलरेडी मीन था, मीन का भी अगर मीन निकाले, मतलब इन मीन को भी 10 को प्लस करे और डिवाइडेड बाई 10 करें तो ग्रैंड मीन आ जाएगा। तो ग्रैंड मीन में 2 बार होता है, समेशन ऑफ मीन बाई एन। इस पूरे मीन का हम टोटल किए 462 डिवाइडेड बाई 10 की, तो ग्रैंड मीन आया 46.2। और आर बार क्या है, समेशन ऑफ आर। आर बार मतलब रेंज का एवरेज। रेंज का एवरेज कैसे आएगा, पूरा रेंज को प्लस कर दो डिवाइडेड बाई एन कर दो, आ गया। ए का वैल्यू एग्जामिनर गिवन देगा, क्वेश्चन पेपर में ए का वैल्यू रहेगा, ठीक है। तो अपर कंट्रोल लिमिट का फॉर्मूला क्या है, ग्रैंड मीन प्लस ए टू आर बार। तो इसकी जगह पुट किए, ग्रैंड मीन निकाले थे 46.2, ए सम में गिवन था 6.8, हम लोग आर बार निकाले तो ये आ गया 50.1। सेंट्रल लाइन हम लोग का कितना आया, मतलब ग्रैंड मीन 46.2, ये लोअर कितना आया, कुछ नहीं, सिर्फ इसमें प्लस है, लोअर में ये माइनस हो जाएगा, तो ये आ गया 42.3। तो अब इसका हम लोग को बोलेगा ड्रॉ करो कंट्रोल चार्ट, वो ड्रॉ करने बोलेगा एग्जाम में। तो इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, यहाँ सैंपल मीन लिए हैं, यहाँ पे सैंपल नंबर लिए हैं, ठीक है, रेंज का कोई काम नहीं है, ठीक है। हम लाइन से दिए 39, 40 से 53 तक। पहला सैंपल का कितना मीन है, 49। अब देखो, ये पूरा बनाने के बाद सबसे पहले सीएल हम लोगों का कितना था, ग्रैंड मीन हम लोगों का कितना था, ग्रैंड मीन हम लोग का 46.2 था, और यही सेंट्रल लिमिट है, सेंट्रल लाइन है। तो हम लोगों का 46.2 अप्रोक्स एक्चुअली ग्राफ पेपर पे बनता है। अगर ग्राफ पेपर प्रोवाइड करता है तो वहां पे प्रॉपर काउंट करना होगा। अगर ग्राफ पेपर नहीं देता है तो अप्रोक्स 46.2, मतलब थोड़ा 46 से ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे जिसको एक्स डबल बार देंगे, ये सीएल है, मतलब सेंट्रल लाइन। उसके बाद अपर कंट्रोल लिमिट, अपर कंट्रोल लिमिट हम लोगों का कितना आया था, 50.2 आई थिंक, हाँ, ये हम लोग का आया था 50.1। तो 50.1 अप्रोक्स यहाँ पे आया, तो 50.1 यहाँ पे हम लोग ड्रॉ किए, इसको नाम दिए यूसीएल एक्स बार, बेस में है एक्स बार, यूसीएल एक्स बार। दूसरा आया था हम लोगों का एलसीएल, एलसीएल आया था हम लोग का 42.3। तो 42.3 थोड़ा इससे ऊपर यहाँ पे हम लोग ड्रॉ किए एलसीएल एक्स बार, ठीक है। इसके बाद देखो, जो जो सैंपल का जो जो 1 में कितना मीन दिया हुआ था 49, हम लोग देख सकते हैं, हम लोगों को 1 का दिया था 49, 2 का दिया था 45। तो 1 यहाँ पर है और 49 यहाँ पर है, तो यहाँ पे एक डॉट कर दिए। फिर 2 में था 45, तो ये 45, 2 के सामने यहाँ पर एक 45 कर दिए। 3 में होगा 48, 4 में होगा 53, 5 में होगा 40। इस तरह सभी को पहले हम लोग पॉइंट आउट कर देंगे, इसको सैंपल पॉइंट्स कहते हैं। ये सारा करने के बाद ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑब्जर्वेशन है अपर कंट्रोल लिमिट, मतलब अपर कंट्रोल लिमिट के बाहर कौन सा जा चुका है, 2 पॉइंट, 2 सैंपल पॉइंट,
और लोअर कंट्रोल लिमिट के नीचे कितना जा चुका है, 2 सैंपल पॉइंट। जरूरी नहीं है हमेशा इक्वल हो, ये सब में कोइंसिडेंस है कि अपर के ऊपर जा चुका है 2, लोअर के भी नीचे जा चुका है 2। तो कंक्लूजन क्या है, हम लोग का प्रोसेस अंडर कंट्रोल नहीं है, सभी कुछ विद इन इसके अंदर रहना चाहिए। अगर अपर के भी बाहर चला जाए या लोअर के भी नीचे चला जाए तो वो हम लोग बोलेंगे हम लोगों का प्रोसेस अंडर कंट्रोल नहीं है। तो इसी तरह भी दूसरा जो एग्जाम में आया था दिसंबर 2018 में 8 मार्क्स का इससे सम। अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज प्रोड्यूसिंग बॉल बियरिंग्स, its production line is set to produce half bearing with 8 mm diameter. Past record are showing that the process standard deviation of ball bearing diameter is 0.01. Assume that, तो ये SD हम लोग निकाल पता चल गया 0.01. Assume that you are working in the quality control center of a company. On a particular day, 7 sample of size 5, तो हम लोग का मीन 7 से मीन दिया हुआ है, पर सैंपल साइज है हम लोग का 5 आर पिक्ड अप। हम लोग 5 बॉल रैंडमली उठाए। यू आर सपोज टू ड्रॉ अ सुइटेबल कंट्रोल चार्ट विथ 3 सिग्मा लिमिट and comment whether the process is within control limit or not। मतलब जैसे इसमें कमेंट किए वैसे इसमें भी कमेंट करना है, जैसे अभी ऊपर ड्रॉ किए इसमें भी ड्रॉ करना है। तो इसमें हम लोग क्या किए, इसमें भी हम लोगों को सब में दे दिया था सभी का मीन, सातों का हम लोग को मीन दे दिया है। एक्स बार दे दिया है 8, जो स्टार्टिंग में दिया है वो याद रहे मीन है, वो क्लियर नहीं भी रहे तो भी समझ जाना, जो सब में दिया हो रहता है 8, जो इंफॉर्मेशन बचेगा वो एक्स बार रहेगा। सिग्मा क्लियरली दिया हुआ था, एन क्लियरली दिया हुआ था। हम लोग को स्टैंडर्ड एरर निकालना होगा सिग्मा बाई एन रूट, ये हम लोग निकालिए, इतना आ गया, ठीक है। सेंट्रल लिमिट लाइन निकालना होगा, सेंट्रल लिमिट लाइन हम लोग किसको बोलेंगे, एक्स बार को, 8 को। वहां पे ग्रैंड मीन क्यों निकाले थे, वहां पे हम लोग को ये दिया हुआ नहीं था, हम लोग क्या किए थे, ये हम लोग को सिर्फ दिया हुआ था तो हम लोग को इससे खुद ही एवरेज निकालना पड़ा। अगर सब में 8 दिया हुआ है तो फिर हम लोग इससे फिर से मीन नहीं निकालेंगे, यही ग्रैंड मीन है, तो वो ग्रैंड मीन हम लोगों को दे दिया है। उसके बाद यूसीएल का फॉर्मूला था एक्स बार प्लस ए टू आर था, यहाँ पे ए टू आर सिग्मा है और एस ई स्टैंडर्ड एरर आर है, तो वो पुट किए हम लोग एलसीएल में, इसमें सिर्फ प्लस किए थे इसमें माइनस किए। ड्रॉइंग द लिमिट्स एंड द एक्चुअल वी गेट द फॉलोइंग प्रोसेस चार्ट। यहाँ सेम हम लोग ऐसे ही बना लेंगे, यहाँ पे हम डिट्टो हमेशा ऊपर जो नंबर दिया हुआ रहेगा वही नंबर ले लेंगे, 7 सैंपल था, सातों का ये ले लेंगे। यहाँ हम लोग देख रहे हैं अपर कंट्रोल लिमिट के ऊपर कुछ भी नहीं है, इसलिए नो सैंपल पॉइंट इज अबव यूसीएल, और एलसीएल के नीचे 3 है, 1 2 3, तो इसलिए लिखे 3 सैंपल पॉइंट्स आर बिलो एलसीएल। इसके बाद हम लोग को बोल रहा है ईआरपी क्या होता है। ईआरपी डेफिनेटली अगेन एक सॉफ्टवेयर है जो सारे चीज को हम लोगों का सजा के रखता है। तो ERP system is flexible to respond fast to the changing needs of the organization, modular and open। इसका मतलब क्या होता है, आज अगर सोचो कि हम लोग बैंक जाते हैं तो अगर उसके डेस्कटॉप पे कुछ चीज खुल रहा है तो वो दूसरे के डेस्कटॉप पे भी खुल रहा है, तो इट हैज द ओपन आर्किटेक्चर। ये जरूरी नहीं, जैसे नॉर्मली हम लोग के घर में क्या होता है, इस कंप्यूटर में अगर हम लोग कोई चीज लोड करके रखे हैं तो वो घर के दूसरे कंप्यूटर में दिखाई नहीं देगा, क्योंकि हम लोगों ने ईआरपी इंस्टॉल करके नहीं रखा है। ईआरपी इंस्टॉल करके रखेंगे तो एक ही कंप्यूटर में सेव किए हैं, पर वो सारे कंप्यूटर में दिखाई देगा एट द सेम टाइम। इनफैक्ट सिर्फ उसी ब्रांच में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड हम लोग किसी भी बैंक में घुस जाए, जैसे अगर एक्सिस बैंक या येस बैंक में किसी का अकाउंट है कोलकाता में, वो जाके बैंगलोर के बैंक में जाके, येस बैंक में जाके अपने डेटा को देख रहा है तो उसको बैंगलोर में भी दिखाई देगा, पर सेव तो किया था कोलकाता के यहाँ पर्टिकुलर ब्रांच में, बट वो बैंगलोर के ब्रांच में कैसे दिखाई दे रहा है, ईआरपी के वजह से, क्योंकि ओपन आर्किटेक्चर है। एनी मॉड्यूल्स कैन बी इंटरफेस्ड और डिटैच्ड विदाउट अफेक्टिंग द यूज ऑफ रेस्ट ऑफ द मॉड्यूल।
तो अगर हम यहाँ से सोचो तुम्हारा नाम डिलीट करते हैं, तो इससे अब तुम्हारे बाकी सारे, जैसे अब हम लोग चाहते हैं नंबर चेंज हो जाए, तो सिर्फ नंबर चेंज हो जाएगा, बाकी कोई चीज चेंज नहीं होगा, और वो सब जगह एक साथ चेंज हो जाएगा। हम यहाँ चेंज किए हैं तो वो हर जन के कंप्यूटर में चेंज हो जाएगा। Comprehensive. It support various organizational functions and is suitable for wide range of business. जिसका बिजनेस बहुत बड़ा बड़ा होता है वो लोग इसको रखते हैं अपने पास। बेस्ट बिजनेस प्रैक्टिस, ये एप्लीकेबल है वर्ल्ड वाइड, इसे सब कंपनी यूज कर रहा है, हर लोग यूज कर रहा है, एंड इट इम्प्रूव इट्स ओन स्ट्रेटेजी एंड लॉजिक। इसमें खुद का ही चेंजेस आता रहता है, ईआरपी का वर्जन आता है तो ये खुद को ही चेंज करता रहता है। इसका फिर भी ईआरपी का फेलियर क्या है? सबका बुराई होता है, इसका भी रीजन है, लिमिटेशंस है, लैक ऑफ इफेक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इनएबिलिटी टू रिजॉल्व इशू। मतलब ईआरपी में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका नेक्स्ट वर्जन इंस्टॉल करना पड़ता है, वो खुद में वर्जन ठीक नहीं होता है। रिसोर्सेज आर नॉट अवेलेबल व्हेन नीडेड, लैक ऑफ एग्जीक्यूटिव सपोर्ट, सॉफ्टवेयर फेल्स टू मीट बिजनेस नीड, इम्प्रॉपर कम्युनिकेशन। बेसिकली ये सब इसका फेलियर का रीजन नहीं है, पर अभी ये सब छोटा छोटा प्रॉब्लम है जो हम लोगों का लिमिटेशंस में डालना पड़ रहा है। इसके बाद एक एमसीक्यू आया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर रिलेटेड टू बैलेंस स्कोर कार्ड। बैलेंस स्कोर कार्ड में गैप एनालिसिस को लेकर कुछ भी नहीं बोला है, तो गैप एनालिसिस का कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद आया है व्हाट इज ओलैप। ओलैप क्या है? ओलैप अगेन एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग सारा चीज ही जितना भी चीज है वो हम लोग जैसे एक साथ रख सकते हैं, जैसे कि that enables analyst, manager and executive to gain insight into data through fast and consistent access to a variety of possible views of information that has been transformed from raw material to reflect the real view of enterprise as understood by the user. रियल में अगर हम लोगों को कोई चीज, ओलैप बेसिकली टेक्निकल वर्ड है, आईटी का वर्ड है। ओलैप एक मल्टी यूजर डेटा है। एक चीज अगर जैसे आज हम लोग घर पे कोई चीज को ओपन करके देख सकते हैं, जैसे अभी नेट बैंकिंग आ गया है। पहले ईआरपी से क्या था, बैंक सारा बैंक बता देगा, बट ओलैप क्या कर रहा है? ओलैप हम लोग को घर में भी वही स्क्रीन दे रहा है जो बैंक को दे रहा है, नॉट पूरा। बैंक पूरा जो स्क्रीन हमारा देख सकता है, हम लोग वो पूरा नहीं देख सकते, बट स्टिल आज घर बैठकर स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, ट्रांजैक्शन देख सकते हैं। तो ओलैप ये कर रहा है कि यूजर भी एंटरप्राइज को व्यू कर पा रहा है। तो ये एक फास्ट एंड कंसिस्टेंट एक्सेस है, बहुत सारी चीजों को हम लोग जल्दी देख सकते हैं। इसका हाई कैपेसिटी है, मल्टी यूजर डेटा है, स्पेसिफिकली डिजाइन टू सपोर्ट एंड ऑपरेट ऑन मल्टी डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर। ये इतना हम लोग को ये डिटेल में जानने का जरूरी नहीं है, सिर्फ टाइप टाइप हम लोग को पढ़ना है, मोलैप, रोलैप और होलैप। मल्टी डायमेंशनल ओलैप, रिलेशनल ओलैप और हाइब्रिड ओलैप। मल्टी डायमेंशनल कुछ नहीं, मल्टी डायमेंशनल है एकदम सबसे पहले जब ओलैप निकला था तो मल्टी डायमेंशनल ही निकला था, इसलिए हर जगह इसके डेफिनेशन में ही मल्टी डायमेंशनल डेटा है। तो इसमें बोल रहा है ये डेटा को स्टोर करता था, और rather than रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस मतलब ये कोई रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं कर पाता है, जैसे डीबीएमएस। डीबीएमएस क्या करता है? डेटाबेस को मैनेज करता है। जितना जैसे आज हम लोग सारे बैंक का डेटा को एक साथ देख सकते हैं क्योंकि रिलेशनल है। बैंक का पूरा डेटा हम लोग के पास होता है, वो पहले पूरा डेटा हमारे पास नहीं होता था, तो अब हमारे पास पूरा होता है। इसको एनालाइज करते हैं हम लोग ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा से। इसका हाई हाई स्केलेबल है। हाई स्केलेबल का मतलब ही है ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, स्केल बहुत लंबा है, हम लोग जितना चाहें उतना दूर तक देख सकते हैं। अगर हम लोग के 10 साल पहले के डेटा के रिकॉर्ड को देखना है तो हम लोग देख सकते हैं, पर इसका पुअर क्वेरी परफॉर्मेंस है। हम लोग को कोई प्रॉब्लम है तो वो घर बैठ के आज भी सॉल्व नहीं होता है। अगर हम लोग का कोई कुछ पूछना है, वो नेट बैंकिंग से क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा, उसके लिए बैंक जाना होगा। तो रिलेशनल में भी ये प्रॉब्लम अभी भी है। इसमें हम लोग ओल्ड डेटा निकालना इतना इजी नहीं होता था, कोई भी चीज वो इसमें इम्प्रूव हुआ, पर ये प्रॉब्लम अभी भी इसमें है।
क्वेरी क्लियर नहीं होगा। ओलैप कुछ नहीं है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। इस तरह और भी था वोलैप, वेब बेस्ड ओलैप, डोलैप था, डेस्कटॉप ओलैप, और आरटी ओलैप था, रियल टाइम ओलैप। ये सब डिटेल में नहीं पढ़ना है, सिर्फ नाम क्यों याद रखना है। अगर बोलता है कि इसमें से कौन सा ओलैप नहीं है, तो हम लोग को पता होगा कि 6 ही तरीके का ओलैप है।